अंदर एक ऐसा जीन हो सकता है जो तुम्हें मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचाए। लेकिन वही जीन एक जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकता है। वियर्ड राइट। एकदम। एंड एवर वंडर्ड हमारे विजडम टीथ क्यों गायब हो रहे हैं? बेसिकली एवोल्यूशन कोई पुरानी कहानी नहीं है दोस्त, इट्स हैपनिंग राइट नाउ इनसाइड अस एंड अराउंड अस। बिल्कुल। आज हम इसी साइंस को अनपैक करने वाले हैं। एंड हे, अगर तुम ऐसे ही माइंड बेंडिंग टॉपिक्स में डीप डाइव करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक करो और वो घंटी जरूर बजा देना सो यू डोंट मिस आउट। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप बहुत क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रो एवोल्यूशन। यानी स्पीशीज के अंदर होने वाले छोटे छोटे बदलाव। एग्जैक्टली देन वील जंप टू द बिग स्टफ, मैक्रो एवोल्यूशन। नई स्पीशीज आखिर बनती कैसे है। राइट। और वो ग्रेट डिबेट भी, ग्रेजुअलिज्म वर्सेस पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। उसके बाद विल गेट इनटू द मैथ ऑफ एवोल्यूशन विद द हार्डी-वाइनबर्ग लॉ। गणित से डरना मत, इट्स सुपर कूल। फिर हम सबको जोड़ेंगे सिंथेटिक थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में। विल आल्सो एक्सप्लोर द अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अ फैंसी टर्म फॉर द इनक्रेडिबल जेनेटिक वैरायटी विद इन अस। करेक्ट। और आखिर में विल लुक एट सम कूल इकोलॉजिकल रूल्स ऑफ एवोल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, लेट्स डू इट। माइक्रो एवोल्यूशन। एक प्रजाति के भीतर छोटे क्रमिक विकासादि परिवर्तन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। व्हाट इज माइक्रो एवोल्यूशन? ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? तो माइक्रो एवोल्यूशन बेसिकली गोल्डश्मिट का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है 1940 का। गोल्डश्मिट, राइट। सिंपल शब्दों में ये एक पॉपुलेशन के अंदर स्मॉल म्यूटेशंस का जमा होना है, स्मॉल म्यूटेशंस, ओके। जिससे रेसेस और सब स्पीशीज बनते हैं। सोचो, बड़े बदलाव नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हो? बिल्कुल। इमेजिन करो कि एस्किमोज ठंडे इलाकों में कैसे रहते हैं, हाँ। या अफ्रीकन्स गर्म मौसम में। उनकी बॉडी में जो एडेप्टेशंस हैं, फॉर एग्जांपल टू हीट एंड कोल्ड, ओह वो सब। वो माइक्रो एवोल्यूशन का ही नतीजा है। ये छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस हैं जो उन्हें सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली माइक्रो एवोल्यूशन को हम एवोल्यूशन की ग्राउंड फ्लोर समझ सकते हैं। परफेक्ट एनालॉजी। यहीं से सब शुरू होता है। इट डील्स विद स्मॉल मैग्नीट्यूड चेंजेस इन phenotypic कैरेक्टर्स। और ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब व्हाई शुड वी केयर? क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो बताता है कि एक ही स्पीशीज में इतनी डाइवर्सिटी क्यों होती है। राइट। व्हाई डू ह्यूमंस लुक सो डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड? एग्जैक्टली। माइक्रो एवोल्यूशन इज द की। तो इसके पीछे कोर लॉजिक क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन? ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है म्यूटेशन। मतलब द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। हाँ, पर यहाँ हम स्मॉल मैग्नीट्यूड चेंजेस की बात कर रहे हैं। ऐसे चेंजेस जो एज ओल्ड अडेप्टेशंस को खतरे में नहीं डालते। समझा, स्मॉल ट्वीक्स। एग्जैक्टली। नेक्स्ट अप द बिग वन, नेचुरल सिलेक्शन। द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करेक्ट। और इसके एविडेंस हमें 3 तरीकों से मिलते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ओके। हमारी बॉडी आसान शब्दों में गलत म्यूटेशंस को वीड आउट कर देती है। वीड आउट जैसे कि? फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन या हिस्टोन प्रोटीन्स, ये इतने जरूरी हैं कि इनमें म्यूटेशन टॉलरेट ही नहीं किया जाता। दे आर फंक्शनली क्रिटिकल। गॉट इट। दूसरा तरीका? दूसरा है ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ट्रेट सेलेक्ट किए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल तो वही होगा, सिकल सेल ट्रेट। इसमें हम देखते हैं कि कुछ जीनोटाइप्स दूसरों से ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। इंडिया में एक स्टडी ने पाया कि स्मॉल पॉक्स के कारण बी ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बढ़ गए। वाओ, रुको, बी ब्लड ग्रुप वाले लोग स्मॉल पॉक्स से बेहतर सर्वाइव कर पाए? हाँ, ऐसा डेटा सजेस्ट करता है। एक और एग्जांपल, पेरुवियंस और निपलीज। हाई एल्टीट्यूड वाले लोग? राइट, उनमें हाई ऑल्टीट्यूड्स के लिए जेनेटिक एडेप्टेशंस है, जैसे ग्रेटर लंग कैपेसिटी। सो दे आर टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टू, राइट? यस, 3 मेन टाइप्स हैं। एक है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये एवरेज को या मीन को फेवर करती है, चेंजेस को रोकती है। ओके, तो वो बदलाव नहीं चाहती। करेक्ट। फिर है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये तब काम आती है जब एनवायरनमेंट बदल रहा हो, जैसे क्लाइमेट चेंज। हाँ, ये पॉपुलेशन को उस चेंज की डायरेक्शन में अडेप्ट करवाती है। और तीसरा? तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये एक्सट्रीम्स को फेवर करती है, एवरेज को नहीं। ओके, तो डायरेक्शनल और डिसरप्टिव सिलेक्शन ही माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। स्टेबलाइजिंग तो स्टेटस को मेंटेन करती है। व्हाट अबाउट सेक्सुअल सिलेक्शन? इसका क्या रोल है? दैट्स व्हेन मेट्स आर चोजन बेस्ड ऑन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। जैसे अगर किसी पॉपुलेशन में किंकी हेयर प्रेफर किया जाए तो स्ट्रेट हेयर का जीन रेयर हो जाएगा? हाँ, या नीग्रो मेल्स का लाइटर स्किन प्रेफर करना, ये भी एक एग्जांपल है। और सोशल सिलेक्शन, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं, कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा, जो पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में बांट देते हैं और जीन फ्लो को रोकते हैं। ओके, तो म्यूटेशन और सिलेक्शन हो गए। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? अगला है जीन फ्लो। दिस इज सिंपल, जीन्स मूविंग अक्रॉस पॉपुलेशंस। बिल्कुल। अगर बाहर से आने वाले लोग ज्यादा हों तो इफेक्ट ड्रास्टिक हो सकता है। एग्जाम्पल, स्विस कैंटन ऑफ टिचिनो में। ओह, वहां क्या हुआ था? वहां मैरिज विद आउटसाइड ग्रुप से लोगों के फिजिकल ट्रेट्स बदल गए। इंटरेस्टिंग। और अगला? अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। द एलिमेंट ऑफ चांस। यस, प्योर चांस। ये स्मॉल पॉपुलेशंस में होता है जहां रैंडम चांस से कुछ जीन्स फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, चाहे वो फायदेमंद हो या ना हो। करेक्ट। ओके, आखिरी फैक्टर? आइसोलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। सो आइसोलेशन क्रिएट्स डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन हाइब्रिडाइजेशन मिक्सेस देम अप। एग्जैक्टली। आइसोलेशन से पॉपुलेशंस अलग अलग प्रेशर्स फेस करती हैं, अलग अलग दिशा में इवॉल्व करती हैं। बट हाइब्रिड्स वो अक्सर डिसएडवांटेज में रहते हैं। चलो अब देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। क्या ह्यूमंस में माइक्रो एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है? और एब्सोल्युटली रोका नहीं है। देखो, नंबर 1, विजडम टीथ। हाँ, गायब हो रहे हैं क्योंकि वीको का फूड, वी डोंट नीड देम फॉर ग्राइंडिंग टफ स्टफ एनीमोर। राइट। नंबर 2, मिनार्की इन फीमेल्स। बेटर न्यूट्रिशन की वजह से मिनार्की की एवरेज एज घट रही है। तीसरा,
increase in height. ये एक सेक्युलर ट्रेंड है, बच्चे पहले से लंबे हो रहे हैं. And fourth, blunting of canines. Yes, we don't need sharp canines for fighting displays anymore. तो वो ब्लंट हो रहे हैं. कमाल है. तो इन सब फैक्टर्स को कंक्लूड कैसे करें? तो a 1981 study on Khasi, Bodo and Chutia populations in India showed कि selection और gene flow उनके microevolutionary changes के main drivers थे. Not mutation or drift? हाँ, so these forces are constantly shaping us. Okay, अब कुछ cross questions. Wait, to be clear, what's the real difference between directional selection and stabilizing selection? एक change चाहता है और एक नहीं, right? Exactly. इसको ऐसे सोचो. Stabilizing selection एक strict teacher की तरह है जो चाहती है कि सब students average score करें. जो फेल होता है या जो टॉप करता है, दोनों को वो एवरेज की तरफ खींचती है. Okay. डायरेक्शनल सिलेक्शन एक कोच की तरह है जो पूरी टीम को बेहतर परफॉर्म करने के लिए पुश कर रहा है. वो सबको एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है. तो एक स्टेबिलिटी चाहता है, दूसरा प्रोग्रेस. Makes sense. अगला सवाल. So, gene flow is always good for diversity? या फिर ये local adaptations को धुंधला भी कर सकता है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. ज्यादातर केसेस में जीन फ्लो डाइवर्सिटी बढ़ाता है, जो अच्छा है. लेकिन सोचो, एक प्लांट है जो एक खास तरह की पॉइजनस सॉइल में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट हो गया है. ठीक है. Truly evolution or just better environment and nutrition? मतलब are our genes changing? ये एक क्लासिक नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है. अभी तक एविडेंस सजेस्ट करता है कि ये मोस्टली एनवायरमेंटल है. हमारे जीन्स नहीं बदल रहे, बल्कि बेहतर न्यूट्रिशन से उन जीन्स को अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है. तो genes having better expression, not new genes. करेक्ट. पर अगर ये ट्रेंड हजारों साल चलता रहा तो हो सकता है टॉलर जीन्स सिलेक्ट होने लगे. पर अभी इट्स मोस्टली नर्चर. How can sexual selection lead to new subspecies? Isn't it just about preference? Over thousands of years, preference can create significant genetic divergence. Imagine एक बर्ड स्पीशीज है. एक आइलैंड पर फीमेल्स नीले पंख वाले मेल्स को प्रेफर करती हैं, दूसरे आइलैंड पर लाल पंख वालों को. Okay. हजारों साल बाद ये दोनों पॉपुलेशंस इतनी अलग हो जाएंगी, ना सिर्फ पंखों के रंग में बल्कि दूसरे लिंक्ड जीन्स में भी, कि वो आपस में ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे. प्रेफरेंस से शुरू हुआ पर स्पीसिएशन पर खत्म हुआ. So in the Indian smallpox example, people with blood group B survived more. That's direct proof of natural selection in action. Cool ना? Yes, it's a textbook example of selection pressure. इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड ग्रुप बेटर है. बस उस स्पेसिफिक सिचुएशन में उस वायरस के अगेंस्ट उसके पास कोई एडवांटेज था. Context is everything in selection. Fantastic. चलो practice करते हैं. Okay. Now, pause and practice saying this part aloud. Microevolution is driven by mutation, natural selection, gene flow, and genetic drift. Practice. Okay. तो इस टॉपिक का एक मिनी रिकैप. Go for it. In short, microevolution is the set of small ongoing changes within a species that create diversity and adaptation. Perfect. अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर. The big picture. Macroevolution. प्रजातियों और उच्च टैक्सोनॉमिक समूहों के स्तर पर बड़े विकासवादी परिवर्तन. अब आते हैं बिग पिक्चर पे. Macroevolution deals with the evolution of species and higher taxa. हाँ, बेसिकली वो बंदर से इंसान बनने वाली कहानी मैक्रो एवोल्यूशन का हिस्सा है. बट द बिग कंट्रोवर्सी हियर इज, क्या माइक्रो एवोल्यूशन के फोर्सेस ही मैक्रो एवोल्यूशन के लिए काफी हैं? Exactly. Think about the jump from fish to amphibians. या रेप्टाइल्स टू बर्ड्स? ये स्मॉल चेंजेस नहीं है. ये अचानक हुए या धीरे धीरे. यही है द बिग डिबेट, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वर्सेस ग्रेजुअलिज्म. तो इस डिस्कशन का सेंट्रल क्वेश्चन है अबाउट द टेम्पो एंड मोड ऑफ एवोल्यूशन. क्या एवोल्यूशन स्लो एंड स्टेडी है या फिर इट हैपेंस इन क्विक बर्स्ट्स? बिल्कुल. और इस बहस का ग्राउंड जीरो है फॉसिल रिकॉर्ड. अक्सर जब हमें फॉसिल्स मिलते हैं तो नई स्पीशीज सडनली अपीयर होती हैं. तो सवाल ये है कि इज दिस बिकॉज फॉसिल्स आर मिसिंग और बिकॉज एवोल्यूशन वाज एक्चुअली फास्ट. इस पर पेलियोंटोलॉजिस्ट डिवाइडेड हैं. तो चलो इन दो बिग थ्योरीज को आराम से देखते हैं. पहली है थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. राइट. टीम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, जिसमें गोल्ड, एल्ड्रिज जैसे साइंटिस्ट हैं, कहती है कि एवोल्यूशन बर्स्ट्स में होता है. बर्स्ट्स में? हाँ, स्पीशीज बनती हैं और फिर मिलियंस ऑफ इयर्स तक स्टेबल रहती हैं, स्टेसिस में. अच्छा, और इसके पीछे क्या आइडियाज हैं? ये एक अर्ली आइडिया था गोल्डश्मिट का, सिस्टेमिक म्यूटेशन. उन्होंने कहा कि बड़े चेंजेस के लिए सिस्टेमिक म्यूटेशन चाहिए, अ कंप्लीट रीपैटर्निंग ऑफ क्रोमोसोम्स. एग्जांपल? उनका क्लासिक एग्जांपल था ह्यूमन क्रोमोसोम 2. वो दो एप क्रोमोसोम्स के फ्यूजन से बना है. एक बड़ा सिस्टेमिक चेंज. पर ये थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, राइट? नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन इसने एक आइडिया दिया. एक ज्यादा मॉडर्न आइडिया है होम्योटिक म्यूटेशंस. ये क्या होता है? These are single gene mutations with huge effects. क्योंकि वो डेवलपमेंट में बहुत जल्दी एक्ट करते हैं. सोचो, एक स्विच चेंज किया और पूरा बॉडी प्लान बदल गया. इसका कोई रियल एग्जांपल है? हाँ, ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई में एक होम्योटिक म्यूटेशन से उसके सर पर एंटेने की जगह लेग्स उगाए थे. What? That's crazy. हाँ, और इससे जुड़े हैं हॉक्स जीन्स. These are the master controller genes for development. Okay, the master controllers. स्टडीज सजेस्ट हैं कि हॉक्स जीन रेगुलेशन में चेंजेस ने टेट्रापॉड लिम्स के एवोल्यूशन में की रोल प्ले किया. मतलब दिस कुड बी द की टू मैक्रो एवोल्यूशन. तो ये थी टीम पंक्चुएटेड. अब आते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेजुअलिज्म पर. राइट. और फिर है टीम ग्रेजुअलिज्म. ये कहते हैं चिल, इट्स ऑल जस्ट माइक्रो एवोल्यूशन ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बिल्कुल. स्मॉल म्यूटेशंस जमा होते होते बड़े चेंजेस लाते हैं. इनके आर्ग्यूमेंट्स भी स्ट्रांग हैं. जैसे कि उनका कहना है कि कैरेक्टर डिफरेंसेस छोटे छोटे स्मॉल इफेक्ट म्यूटेशंस के जमा होने से आते हैं, ना कि किसी एक मैक्रो म्यूटेशन से.
ठीक है। उन्होंने ह्यूमन फाइलोजेनी का एग्जाम्पल दिया। एच इरेक्टस से निएंडरथॉल तक क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी से 1400 सीसी हो गई। ये तो काफी फास्ट चेंज है। जियोलॉजिकली फास्ट, पर इसको माइक्रो एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। राइट। फिर चार्ल्स वर्स और उनके कॉलीग्स ने 1982 में एक्सप्लेन किया कि रैपिड चेंज हो सकता है, पर तब जब कोई पॉपुलेशन एक नए एनवायरनमेंट में जाए। जहाँ स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर हो। यस, बट चेंज फिर भी ग्रेजुअल ही होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस डिबेट का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? दिस डिबेट चेंजेस हाउ वी इंटरप्रेट द फॉसिल रिकॉर्ड। अगर फॉसिल्स में गैप है, तो क्या वो पंक्चुएटेड चेंज है? या सिर्फ एक मिसिंग लिंक इन अ ग्रेजुअल चेन? एग्जैक्टली, इट्स फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो कंक्लूजन क्या है? कौन जीत रहा है? कंक्लूजन ये है कि वेदर चेंजेस अकर इन बर्स्ट्स और ग्रेजुअली इज एन एम्पिरिकल क्वेश्चन। दोनों थ्योरीज के प्रोपोनेंट्स हैं एंड द आंसर लाइज इन द फॉसिल्स। हो सकता है दोनों ही सही हो। Okay, cross questioning time. So, is punctuated equilibrium like evolution on steroids? Quick bursts and then long naps. दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। बिल्कुल, इसमें लॉन्ग नैप्स वाला पार्ट, जिसे हम स्टेसिस कहते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। Stasis. हाँ, ये थ्योरी सिर्फ रैपिड चेंज के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि स्पीशीज लाखों साल तक बदलती क्यों नहीं है। तो हाँ, इट्स स्प्रिंट्स एंड लॉन्ग मैराथन्स ऑफ डूइंग नथिंग। If Hox genes are so powerful, could a single mutation in a human Hox gene create a person with, say, wings? Theoretically. दैट्स द रेल्म ऑफ साइंस फिक्शन, लेकिन ये उनकी पावर को अच्छे से हाईलाइट करता है। एक सिंगल हॉक्स म्यूटेशन से विंग्स तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो एक सुपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। Right. लेकिन एक एक्स्ट्रा फिंगर या एक एक्स्ट्रा रिब, ये बिल्कुल पॉसिबल है और होता भी है। तो ये हमें बताता है कि बॉडी प्लान के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन जीन्स के कंट्रोल में है। विंग्स नहीं, पर पोटेंशियल फॉर बिग चेंज, यस। Gradualism seems more intuitive, but how does it explain the sudden appearance of complex things like eyes? Great question. Gradualists argue that even complex organs evolved step by step, और हर स्टेप अपने आप में फायदेमंद था। Eye का step by step evolution? कैसे? सोचो, सबसे पहले सिर्फ एक लाइट सेंसिटिव स्पॉट था, फिर वो स्पॉट एक कप में कन्वर्ट हुआ जिससे डायरेक्शन का पता चला, फिर उस कप के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर आया, बिल्कुल। फिर एक बेसिक लेंस बना। हर स्टेप ने थोड़ा सा एडवांटेज दिया, तो ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स एक कॉम्प्लेक्स आई बन गई। सडन नहीं, पर अ सीक्वेंस ऑफ यूजफुल स्टेप्स। ये जो proponents की लिस्ट है, हाँ। does it tell us which theory is winning the debate today? नॉट रियली, ये सिर्फ की फिगर्स हैं जो इन आइडियाज से जुड़े हैं। आज कंसेंसस ये है कि एवोल्यूशन का कोई एक टेम्पो नहीं है। मतलब कुछ लिनेजेस में ग्रेजुअल चेंज हुआ होगा और कुछ में पंक्चुएटेड इवेंट्स हुए होंगे। सवाल अब आइदर और का नहीं, बल्कि कब और क्यों एक मोड़ दूसरे पर हावी होता है, इसका है। The debate has become more nuanced. So, could the fusion of human chromosome 2 really be the event that made us human? It was a significant event, definitely. ये एक बड़ा जेनेटिक चेंज था जो हमें दूसरे एप्स से अलग करता है, लेकिन क्या इस अकेले इवेंट ने हमें ह्यूमन बना दिया? Probably not. क्यों? ह्यूमन एवोल्यूशन एक बहुत बड़ा पजल है। ये फ्यूजन उस पजल का एक इंपॉर्टेंट पीस है, पर इसके अलावा स्पीच के लिए जीन्स, बाइपीडलिज्म के लिए एनाटॉमिकल चेंजेस और बड़े ब्रेन्स के लिए हजारों दूसरे जेनेटिक चेंजेस भी जरूरी थे। तो इट वाज अ मेजर स्टेप, बट नॉट द ओनली स्टेप। Got it. अब practice time. लेट्स डू इट। Okay, practice time. Say it with me. Punctuated equilibrium means rapid bursts of change, while gradualism means slow, steady change. Practice. चलो, अब इस टॉपिक का मिनी रिकैप। Okay. In short, macroevolution is about the big jumps, and scientists debate whether they happen fast, punctuated, or slow, gradual. Perfectly summarized. Okay, तो अब तक हमने concepts की बात की। चलो अब थोड़ा मैथ करते हैं। ठीक है, let's dive in. Population genetics and Hardy-Weinberg law. एक गैर विकसित हो रही आबादी के लिए गणितीय आधार रेखा. चलो दोस्तों, थोड़ा मैथ करते हैं। Population genetics is the study of genes in a population. और इसका फाउंडेशन है हार्डी-वाइनबर्ग लॉ। बिल्कुल. बेसिकली ये लॉ बताता है कि एक पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर कुछ कंडीशंस मीट हों। हाँ, मतलब इट्स अ बेसलाइन फॉर अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. इसका कोई रियल लाइफ एनालॉजी है? हाँ बिल्कुल। इमेजिन अ बिग जार ऑफ रेड एंड ब्लू मार्बल्स। अगर तुम आंख बंद करके मार्बल्स निकालते हो और वापस डाल देते हो, तो रेड और ब्लू का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। ओके. हार्डी-वाइनबर्ग लॉ कुछ ऐसा ही है, बट फॉर जीन्स यानी एलील्स इन अ पॉपुलेशन। तो हम अब कॉन्सेप्ट से नंबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं. To know if something is changing, you first need to know what no change looks like. एग्जैक्टली और ये लॉ 1908 में एक मैथमेटिशियन हार्डी और एक फिजिशियन वाइनबर्ग ने इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेट किया था। इट बिकेम द बेडरॉक ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? पहले दो टर्म समझो, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, जीन पूल. जीन पूल इज द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पॉपुलेशन, सारे जीन्स का कलेक्शन। और जीन फ्रीक्वेंसी? जीन फ्रीक्वेंसी उस जीन पूल में किसी एक स्पेसिफिक एलील जैसे ए या आ का प्रोपोर्शन है, जिसको हम P और Q से रिप्रेजेंट करते हैं. P फॉर डोमिनेंट, Q फॉर रिसेसिव. करेक्ट। तो द हार्डी-वाइनबर्ग लॉ कहता है कि p² + 2pq + q² = 1। द फेमस इक्वेशन. हाँ, यहाँ p² is the frequency of homozygous dominant capital A, 2pq is for heterozygous capital A small a, and q² is for homozygous recessive small a. लॉ कहता है कि p और q कांस्टेंट रहेंगे अगर कुछ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशंस मीट हों. एग्जैक्टली कंडीशंस हैं। 1. Infinitely large population. 2. रैंडम मीटिंग, कोई प्रेफरेंस नहीं। 3.
no selection, 4 नो माइग्रेशन। and 5, no mutation. ये कंडीशंस रियल वर्ल्ड में कभी मीट नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन देख सकते हैं? हाँ, मान लो एक पॉपुलेशन है विद AA इक्वल्स 50, AA इक्वल्स 30 और AA इक्वल्स 20, टोटल 100 लोग। ठीक है। तो इनिशियल P यानी A की फ्रीक्वेंसी होगी 100 A alleles फ्रॉम AA प्लस 30 फ्रॉम AA डिवाइडेड बाय 200 टोटल alleles। ये हुआ 0.65। और Q यानी स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी 40 स्मॉल a alleles फ्रॉम AA प्लस 30 फ्रॉम AA डिवाइडेड बाय 200, ये हुआ 0.35। करेक्ट। P प्लस Q इक्वल्स टू 1। अब लॉ कहता है कि रैंडम मेटिंग के बाद नेक्स्ट जनरेशन में जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज होंगी P स्क्वायर फॉर AA यानी 0.4225 2pq फॉर AA यानी 0.4550। और Q स्क्वायर फॉर स्मॉल AA यानी 0.1225। बट वेट, अगर अब हमें नए जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से P और Q निकालेंगे, तो क्या मिलेगा? they are still 0.65 and 0.35. The gene frequencies didn't change. That's the equilibrium. So cool, ना? यही है हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले इट्स अ बेसलाइन फॉर चेंज। ये इवोल्यूशन को मेजर करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं तो एवोल्यूशन हो रहा है। ओके। दूसरा ये दिखाता है कि जेनेटिक्स इनहेरेंटली कंजर्वेटिव है। इट रेजिस्ट्स चेंज। अच्छा। चेंज लाने के लिए फोर्सेस चाहिए। और तीसरा, इट एक्सप्लेन्स मेंटेनिंग रिसेसिव जीन्स। बिल्कुल, ये एक्सप्लेन करता है कि हार्मफुल रिसेसिव जीन्स पॉपुलेशन से कंप्लीटली गायब क्यों नहीं होते। दे हाइड इन हेटेरोजाइगोट्स। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हार्डी-वाइनबर्ग लॉ एवोल्यूशन का कंट्रोल ग्रुप है। हाँ, रियल वर्ल्ड में कंडीशंस कभी परफेक्ट नहीं होती, इसलिए एवोल्यूशन इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। ओके, टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर कोई भी पॉपुलेशन इन कंडीशंस को मीट नहीं करती, तो फिर इस लॉ का पॉइंट क्या है? इट्स प्योरली थ्योरेटिकल, राइट? हाँ, ये थ्योरेटिकल है, पर इसका पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। साइंस में किसी चीज का इफेक्ट मेजर करने के लिए आपको एक बेसलाइन चाहिए जिसके अगेंस्ट आप कंपेयर कर सको। अ कंट्रोल ग्रुप। एग्जैक्टली। हार्डी-वाइनबर्ग लॉ वो कंट्रोल ग्रुप है। ये हमें बताता है कि नो एवोल्यूशन कैसा दिखेगा। जब हम रियल पॉपुलेशन को इस बेसलाइन से कंपेयर करते हैं, तभी हम अनुमान लगा पाते हैं कि सिलेक्शन कितना स्ट्रांग है या जीन फ्लो कितना हो रहा है। सो इट्स अ मेजरमेंट टूल। So evolution is basically the act of breaking the Hardy-Weinberg law. Precisely, that's the best one-line definition. Any deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium is by definition evolution. चाहे वो deviation mutation से आए या drift से या selection से. If the numbers change, evolution is happening. Random mating. Humans में तो ये बिल्कुल नहीं होता. Does that mean humans are always rapidly evolving? Not necessarily rapidly, but yes, non-random mating जिसे assortative mating कहते हैं, वो एक ऐसी force है जो हमेशा at play है. Assortative mating. हाँ, जैसे लोग अक्सर अपने जैसी हाइट, इंटेलिजेंस या सोशल बैकग्राउंड वाले पार्टनर्स चुनते हैं। ये जीन फ्रीक्वेंसीज को सीधे सीधे नहीं बदलता, पर ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को जरूर बदलता है। इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। सो यस, इट्स अ कांस्टेंट एवोल्यूशनरी प्रेशर। इक्वेशन तो समझ आ गई, बट P और Q एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करते हैं रियल लाइफ में? दैट्स अ ग्रेट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कुछ सिंपल रिसेसिव ट्रेट्स के लिए, जैसे एल्बिनिज्म, हम फिनोटाइप्स को काउंट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि एल्बिनोस का जीनोटाइप स्मॉल a है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी Q स्क्वायर के बराबर है। अगर हम पॉपुलेशन में एल्बिनोस को काउंट कर लें तो हम Q स्क्वायर निकाल सकते हैं, और Q स्क्वायर से Q उसका स्क्वायर रूट लेकर और Q से P 1 माइनस Q करके, तो हम पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ एक फिनोटाइप को काउंट करके। Why does the population need to be infinitely large? छोटी पॉपुलेशन से क्या फर्क पड़ता है? लीड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। छोटी पॉपुलेशन में सैम्पलिंग एरर का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। सैम्पलिंग एरर। इमेजिन तुम्हारे पास एक बैग है जिसमें 50 लाल और 50 काली गेंदें हैं। अगर तुम उसमें से 1000 गेंदें निकालोगे तो लगभग 550 लाल निकलेंगी, पर अगर सिर्फ 4 निकालोगे तो हो सकता है सारी 4 लाल निकल आए, जस्ट बाय चांस। छोटी पॉपुलेशन वो 4 गेंदें निकालने जैसी है, उसमें जीन फ्रीक्वेंसीज सिर्फ चांस से ड्रेस्टिकली बदल सकती हैं। Okay, now for the practice Q. रेडी? चलो, try seeing the equation. P squared plus 2pq plus Q squared equals 1. Practice. और अब mini recap. गो ऑन। In short, the Hardy-Weinberg law is the mathematical rule for a population at rest, and evolution is what happens when that rest is disturbed. Couldn't have said it better. Okay, अब तक हमने अलग-अलग pieces देखे. अब इन सबको एक साथ लाते हैं. Let's put it all together. Synthetic theory of evolution. Changes in gene frequency. विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का एकीकरण। Okay, अब तक हमने अलग-अलग pieces देखे. The synthetic theory of evolution इन सबको एक साथ लाती है. It defines evolution simply as चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है, evolution is always happening. बिल्कुल। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी सोचो। Okay, थिंक ऑफ अ पॉपुलेशंस जीन पूल एज अ बोल ऑफ सूप। ठीक है, म्यूटेशन उसमें नए इंग्रेडिएंट्स डालता है, ठीक है. सिलेक्शन और ड्रिफ्ट उस सूप को स्टर करते हैं, और माइग्रेशन एक दूसरे बोल से सूप उसमें डालता है। द सिंथेटिक थ्योरी इन सब प्रोसेसेस को स्टडी करती है, ये देखने के लिए कि सूप का फाइनल फ्लेवर कैसे बदला। Wow, nice analogy.
तो ये मॉडर्न एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। हाँ, it synthesizes Darwin's ideas with genetics, paleontology and other fields. मतलब अर्ली 20th सेंचुरी में डार्विनिज्म और जेनेटिक्स को अलग-अलग देखा जाता था। Correct. The synthetic theory ने इन दोनों को ब्रिज किया. तो इसके कोर लॉजिक में आते हैं द 5 एजेंट्स ऑफ चेंज, Right. पहला है माइग्रेशन या जीन फ्लो. जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की। हाँ, जब माइग्रेंट्स आते हैं जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. लार्ज पॉपुलेशंस में उनका इफेक्ट स्वम्प्ड हो जाता है, स्वम्प्ड, मतलब धंस जाता है, पता नहीं चलता. बट स्मॉल पॉपुलेशंस में या अनस्टेबल एनवायरनमेंट्स में इमिग्रेशन कैन बी वेरी इफेक्टिव. ओके। सेकंड एजेंट, म्यूटेशन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यू जीन्स. इसका प्रेशर लो होता है और इसको रिवर्स म्यूटेशन बैलेंस करता है. ह्यूमंस में म्यूटेशन रेट मेजर करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बट एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के पास 34 चांस है कि वो एक नया म्यूटेशन कैरी कर रहा है. 3 out of 4, दैट्स ह्यूज। इट इज. ओके। थर्ड एजेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसे द सीवोल्ड राइट इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट चांस इन स्मॉल पॉपुलेशंस. इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं। हाँ, 6 finger dwarfism in the Amish, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इन ट्रिस्टन द कुना। the Dunker community. ये सब आइसोलेटेड स्मॉल ग्रुप्स है जहां चांस ने अजीबोगरीब जीन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. तो इसके कॉजेस क्या हैं? मतलब ये होता क्यों है? सिंपल, कुछ इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस नहीं करते या उनके कम बच्चे होते हैं. इट्स जस्ट बैड लक फॉर देयर जीन्स. और इसके 2 मेन इफेक्ट्स हैं, राइट? हाँ, एक है बॉटलनेक इफेक्ट. जब कोई नेचुरल कैलामिटी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा खत्म कर दे। बिल्कुल. और दूसरा है फाउंडर इफेक्ट. जब कुछ लोग एक नई जगह जाकर पॉपुलेशन शुरू करते हैं, करेक्ट. ड्रिफ्ट स्पीशीज को डाइवर्ज कर सकता है और कभी-कभी डिसएडवांटेजेस जीन्स को भी फिक्स कर सकता है। फोर्थ एजेंट, इनब्रीडिंग. मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, पर एक बात याद रखना. कि ये जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। एग्जैक्टली. इट ओनली इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, मतलब हिडन रिसेसिव जीन्स के एक्सप्रेस होने का चांस बढ़ जाता है. इसलिए ये हैजर्डस हो सकता है. एंड फाइनली द फिफ्थ एजेंट, सिलेक्शन. द फाइनल एजेंट, ये अकेले काम नहीं करता। इट वर्क्स अलोंगसाइड माइग्रेशन, ड्रिफ्ट एक्सेट्रा। पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट्स इसको नंबर्स में देखते हैं. क्या किसी जीनोटाइप का रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ रहा है? हाँ, वही सिलेक्शन है। इसका सबसे परफेक्ट रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो ट्रिस्टन डा कूनिया केस स्टडी ही है. बिल्कुल। आइलैंड 1817 तक अनइनहैबिटेड था। 1960 तक 260 लोगों में से 60% जीन्स सिर्फ 2 सिस्टर्स और उनके हस्बैंड से आए थे। 60% फ्रॉम जस्ट 4 पीपल। माइंड ब्लोइंग। This is a classic founder effect, leading to a high frequency of a rare eye disease. So to conclude, evolution is not a single force. It's the complex interplay of these 5 factors constantly shaping the genetic makeup of populations. Okay, cross-questioning time. What is the main difference between founder effect and bottleneck? दोनों में population छोटी हो जाती है। The context is different. Founder effect is about migration. एक छोटा ग्रुप मूव करके एक नई जगह जाता है. उनका जेनेटिक मेकअप ओरिजिनल पॉपुलेशन का सिर्फ एक छोटा सा सैंपल होता है. और bottleneck? बॉटलनेक में पॉपुलेशन मूव नहीं करती, एक डिजास्टर उसको उसकी ही जगह पे छोटा कर देता है. सोचने का तरीका ये है, फाउंडर इफेक्ट इज ज्योग्राफी, बॉटलनेक इज ट्रेजेडी. Great way to remember. Next. So, drift is basically evolution by accident and selection is evolution by merit. That's a fantastic way to put it. बिल्कुल. Selection is a non-random process. जो environment के लिए better adapted है, वो ज्यादा survive करेगा. It's based on performance. And drift. Drift is completely random. कौन सा जीन आगे बढ़ेगा, इसका adaptation से कोई लेना देना नहीं है. It's like a lottery. So yes, accident versus merit. अगर म्यूटेशन रेट इतना हाई है, 3 and 4 चांस, तो हम इतनी जल्दी बदलते क्यों नहीं दिखते? एक बहुत ही लॉजिकल सवाल. इसके 3 कारण हैं. पहला, हमारे डीएनए का बहुत बड़ा हिस्सा नॉन कोडिंग है, तो ज्यादातर म्यूटेशंस वहां होते हैं और उनका कोई असर नहीं होता. They are neutral. करेक्ट. दूसरा, जो म्यूटेशंस कोडिंग रीजन्स में होते भी हैं, उनमें से भी ज्यादातर हार्मफुल होते हैं और सिलेक्शन उन्हें वीड आउट कर देता है. Okay. और तीसरा, इनब्रीडिंग जीन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, तो वो एवोल्यूशनरी फैक्टर कैसे हुआ? ये थोड़ा ट्रिकी है. वो अलील फ्रीक्वेंसी P और Q नहीं बदलता, पर वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी P² 2pq Q² बदलता है. Okay, how does that matter? वो हेट्रोजाइगोट्स AA को कम करता है और होमोजाइगोट्स AA एंड स्मॉल AA को बढ़ाता है. इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल रिसेसिव एलील्स A पहले AA में छुपे हुए थे, वो अब स्मॉल AA के फॉर्म में एक्सपोज हो जाते हैं और जैसे ही वो एक्सपोज होते हैं, सिलेक्शन उन पर एक्ट कर सकता है. तो इनब्रीडिंग सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल एक्सपोज करता है. इट्स एन इनडायरेक्ट एवोल्यूशनरी फैक्टर. Is it possible for drift to be more powerful than selection in some cases? Yes, absolutely. In very small populations, chance can easily overpower the weak pull of selection. Example. इमेजिन एक जीन है जो सर्वाइवल का चांस 1% बढ़ाता है. एक बड़ी पॉपुलेशन में ओवर टाइम सिलेक्शन इस जीन को जरूर आगे बढ़ाएगा, पर एक सिर्फ 20 लोगों की पॉपुलेशन में हो सकता है कि वो 2 लोग जिनमें ये जीन है वो किसी रैंडम एक्सीडेंट में मर जाएं. इस केस में ड्रिफ्ट जीत गया. तो पॉपुलेशन साइज जितना छोटा, ड्रिफ्ट उतना पावरफुल. Great. अब आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर. लेट्स लिस्ट देम. Let's list the 5 agents. Say it with me. Migration, mutation, genetic drift, inbreeding, and selection. Practice saying it. And now, the mini recap. ओके. In short, the synthetic theory combines 5 key agents that constantly change a population's gene frequencies. And that change is evolution. परफेक्ट. ठीक है, अब हम आते हैं उस चीज पर जिसके ऊपर ये सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं. The variety. यस, द स्पाइस ऑफ लाइफ. Genetic polymorphism and selection. आबादी के भीतर विशाल और छिपी हुई आनुवांशिक भिन्नता. हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं. But this phenotypic variation is just the tip of the iceberg. बिल्कुल. उसके नीचे है genetic polymorphism.
the occurrence of multiple forms या morphs of a gene in a population. लेकिन इसमें एक कैच है. कैच ये है कि द रेयरेस्ट फॉर्म मस्ट हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 1%. Right. मतलब इतना कॉमन कि सिर्फ बार-बार होने वाले म्यूटेशन से मेंटेन ना हो सके. करेक्ट. इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? द बेस्ट एग्जांपल इज आवर ब्लड टाइप्स. ए, बी, ABO, ये सब एक सिंगल जीन सिस्टम के कॉमन फॉर्म्स हैं. दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म. अच्छा, और अगर O ब्लड टाइप बहुत ही रेयर होता, लाइक 1 in a million, तो हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहते, हम उसे एक रेयर म्यूटेशन कहते, तो ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट्स द रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन. बिना वैरायटी के एवोल्यूशन हो ही नहीं सकता. अगर सब एक जैसे होंगे तो सिलेक्शन किसको सिलेक्ट करेगा? गुड पॉइंट. पहले सोचा जाता था कि ज्यादा वेरिएशन पॉपुलेशन की फिटनेस कम करता है, अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जेनेटिक लोड. हाँ, पर अब हम जानते हैं कि वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. तो ये पॉलीमॉर्फिज्म किस-किस लेवल पर है? हर लेवल पर. पहला है सेल सरफेस. जैसे ब्लड एंटीजेंस ABO, RH और हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस HLA. करेक्ट. फिर है क्रोमोसोमल लेवल. यहाँ इंसर्शंस, डिलीशंस और ट्रांसपोजॉन्स यानी जंपिंग जीन्स होते हैं. ओके. फिर है जीन प्रोडक्ट्स प्रोटीन्स के लेवल पर. इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चला है कि 1/3 एंजाइम्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. हीमोग्लोबिन के हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट्स हैं. वाओ. और आखिरी लेवल? डीएनए लेवल. हाँ. यहाँ तो इनॉर्मस वेरिएशन है, स्पेशली इन नॉन फंक्शनल डीएनए जैसे RFLP, VNTR. तो सवाल ये है कि इतना वेरिएशन है क्यों? इस पर एक मेजर थ्योरी थी, किमोरा's न्यूट्रल थ्योरी. किमूरा, उन्होंने क्या कहा? He argued that most of this molecular variation is selectively neutral. मतलब फंक्शनली इक्विवेलेंट है और सिलेक्शन इस पर एक्ट नहीं करता. ये सब रैंडम ड्रिफ्ट से मेंटेन होता है. बट मेनी क्रिटिक्स डिसएग्री, राइट? हाँ, बहुत लोग मानते हैं कि इसमें से काफी वेरिएशन पर सिलेक्शन एक्ट करता है. तो सिलेक्शन इज इन्वॉल्व्ड. डेफिनेटली. इसके दो मेन टाइप्स है. एक है ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म. ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी. यस. इसका क्लासिक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन मॉथ्स. द पेपर्ड मॉथ्स इन इंग्लैंड. करेक्ट. एनवायरनमेंट बदला, काले मॉथ्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. एनवायरनमेंट साफ हुआ, सफेद मॉथ्स की फ्रीक्वेंसी वापस आ गई. ये टेम्पररी था. ओके, और दूसरा टाइप? दूसरा है द कूल वन, बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म. बैलेंस्ड. यहाँ हेट्रोजाइगोट्स आर सुपीरियर टू बोथ होमोजाइगोट्स. हेट्रोजाइगोट एडवांटेज. यस. तो सिलेक्शन दोनों अलील्स को पॉपुलेशन में मेंटेन करता है, बैलेंस करके रखता है. Here's where it gets really interesting. The sickle cell story. द परफेक्ट एग्जांपल. Let's break it down. SS homozygous recessive. फेटल सिकल सेल अनीमिया, वेरी बैड. SS homozygous dominant. Normal but susceptible to malaria, also bad in a malarial zone. And the hero SS heterozygote. Has sickle cell trait mild but is resistant to malaria. The best of both worlds in that specific environment. इसीलिए जहां मलेरिया कॉमन है, SS होना एक एडवांटेज है. बिल्कुल. सिलेक्शन S एलील को फेवर करता है और इस चक्कर में स्मॉल s एलील पॉपुलेशन में बना रहता है, भले ही वो स्मॉल s फॉर्म में लीथल हो. दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म. To conclude, genetic polymorphism is not genetic garbage. It is a storehouse of possibilities. It is actively maintained by selection and is the fundamental reason populations can adapt to changing environments. Time for some cross questioning. What's the difference between polygenic traits and polymorphic traits? दोनों में वेरिएशन है. बहुत अच्छा सवाल है. पॉलीजेनिक जैसे नाम बताता है, पॉली यानी मेनी जीन से कंट्रोल होता है, जैसे हाइट या स्किन कलर. इसका नतीजा एक कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, एक स्पेक्ट्रम. और polymorphic? पॉलीमॉर्फिक एक सिंगल जीन के मॉर्फ्स या फॉर्म्स के बारे में है. इसका नतीजा डिस्क्रीट कैटेगरीज होता है, जैसे ब्लड टाइप. आप या तो A हैं या B या AB या O, बीच में कुछ नहीं. सो पॉलीजेनिक इज अबाउट अ स्मूथ रेंज, पॉलीमॉर्फिक इज अबाउट डिस्टिंक्ट बॉक्सेस. अच्छा. So is the neutral theory dead या अभी भी लोग मानते हैं कि काफी वेरिएशन न्यूट्रल है? It's not dead at all. It's still a very influential idea, especially for non-coding DNA. अच्छा. करंट व्यू ये है कि a middle path is likely true. कुछ मॉलिक्यूलर वेरिएशन जरूर न्यूट्रल है और ड्रिफ्ट से चलता है, पर बहुत सारा वेरिएशन, इवन सटल वेरिएशन, पर सिलेक्शन एक्ट करता है. सो इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन न्यूट्रल थियरी एंड सिलेक्शनिज्म एनीमोर. इट्स अबाउट फिगरिंग आउट इनका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या है. Why exactly does being heterozygous for sickle cell protect against malaria? What's the mechanism? द मैकेनिज्म इज फैसिनेटिंग. जो मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहता और मल्टीप्लाई करता है. ठीक है. हेट्रोजाइगोट्स SS के रेड ब्लड सेल्स थोड़े अलग शेप के होते हैं और उनमें पोटेशियम लेवल भी कम होता है. जब पैरासाइट उन सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो वो सेल सिकल हो जाता है और टूट जाता है. इससे पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता और मर जाता है. तो बॉडी अपने ही इन्फेक्टेड सेल्स को सैक्रिफाइस कर देती है. Are there other examples of balanced polymorphism in humans besides sickle cell? यस, बिल्कुल. सोर्स में दो और मेंशन है. एक है थैलेसेमिया और दूसरा है हीमोग्लोबिन C. और ये भी मलेरिया से बचाते हैं? ये भी अलग अलग ब्लड पैरासाइट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, जहां जहां ये कॉमन है. ये सभी केसेस हेट्रोजाइगोट एडवांटेज का पैटर्न फॉलो करते हैं. ये दिखाता है कि ये एक कॉमन एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है, खासकर इन रिस्पॉन्स टू डिजीजेस. So phenotypic variation is the tip of the iceberg. मतलब हम जितने डिफरेंट दिखते हैं जेनेटिकली उससे हजारों गुना ज्यादा डिफरेंट है. एग्जैक्टली. द हिडन जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इमेंस. जो दो लोग एक जैसे दिखते हैं, उनके HLA एंटीजेंस, उनके एंजाइम्स, उनके नॉन कोडिंग DNA में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है. यही छुपी हुई डाइवर्सिटी स्पीशीज को फ्यूचर की अनजान चुनौतियों के लिए तैयार रखती है. ग्रेट. चलो अब प्रैक्टिस करते हैं. ओके, Let's practice the key term. Say it. Balanced polymorphism is maintained by heterozygote superiority. प्रैक्टिस. और अब
A quick mini recap. Fire away. In short, genetic polymorphism is the vast hidden library of genetic options that selection uses to keep a population adaptable, often by favoring the hybrids. Nailed it. Okay, तो अब आते हैं आखिरी टॉपिक पर। हमने देखा कि इवोल्यूशन होता है, पर क्या उसके कुछ रूल्स हैं? Interesting question. And the answer is yes. There are patterns. इकोलॉजिकल रूल्स ऑफ इवोल्यूशन। पर्यावरण के दबावों के प्रति अनुकूलन के पूर्वानुमेय पैटर्न। इवोल्यूशन हमेशा रैंडम नहीं होता। एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अडेप्टेशंस के कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं। इन्हीं पैटर्न्स को इकोलॉजिकल रूल्स ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, बेसिकली ये नेचर के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल। इमेजिन तुम एक क्रीचर डिजाइन कर रहे हो आर्कटिक के लिए। ठीक है। तुम उसे छोटे कान और मोटा शरीर दोगे ताकि हीट लॉस कम हो। और अगर डेजर्ट के लिए डिजाइन कर रहे हो तो बड़े कान दोगे हीट रिलीज करने के लिए। यही एलन्स और बर्गमन्स रूल हैं। एग्जैक्टली ये रूल्स दिखाते हैं कि एवोल्यूशन में यूनिटी इन एडेप्टेशन है। डिफरेंट एनिमल्स इन सिमिलर एनवायरनमेंट्स ऑफन फाइंड सिमिलर सॉल्यूशंस। तो ये रूल्स 19th and 20th सेंचुरीज में नेचुरलिस्ट्स ने फॉर्मुलेट किए थे, राइट? हाँ, एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और मॉर्फोलॉजी में पैटर्न्स ऑब्जर्व करके। तो चलो इन 7 रूल्स को एक एक करके देखते हैं। पहला, एलन्स रूल। ये कहता है कि हॉटर एरियाज में एक्सट्रीमिटीज, लिम्स, ईयर्स लंबी होती हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। हाँ, और कोल्डर एरियाज में छोटी। एग्जाम्पल आर्कटिक फॉक्स, शॉर्ट लिम्स वर्सेस निलोटिक नीग्रोज, लॉन्ग लेग्स। सेकंड, बर्गमन्स रूल। कोल्डर क्लाइमेट्स में बॉडीज लार्ज होती हैं। मोर मास जनरेट्स मोर हीट। जैसे पीपल इन साइबेरिया, बेयर्स इन अलास्का। ओके। थर्ड, ग्लूगर्स रूल। हॉटर ह्यूमिड एरियाज में ब्लैक पिगमेंटेशन। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग सन से प्रोटेक्ट करता है और विटामिन डी के डिस्ट्रक्शन को भी रोकता है। फोर्थ, जोडाविस रूल। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज यूजुअली ज्योग्राफिक बैरियर से सेपरेटेड होते हैं। आइसोलेशन इज की। एग्जांपल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस, ईस्ट अफ्रीका वर्सेस ए अफ्रिकानस, साउथ अफ्रीका। फिफ्थ, गॉसेस रूल। The competitive exclusion principle. Two species with identical needs cannot occupy the same niche for long. Competition. एग्जांपल, Pongids, forests, and hominids, grasslands, diverged to avoid competition. सिक्स्थ, कोप्स लॉ। Animals tend to increase in size during evolution. जैसे डायनासोर्स। हाँ, और human height increase over ancestors. एंड फाइनली सेवेंथ, डोलोज लॉ। Evolution is irreversible. Environment past का replica नहीं हो सकता, इसलिए evolution reverse नहीं हो सकता. तो इन रूल्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है आज? These rules help us predict how species might respond to climate change. For example, as the planet warms, we might expect some species to evolve smaller body sizes according to Bergmann's rule. इंटरेस्टिंग। These rules demonstrate that while evolution has random components, the outcomes of adaptation are often predictable and logical, showing a beautiful convergence of form and function. ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग। आर दीज रूल्स रियली रूल्स और मोर लाइक गाइडलाइंस? क्या इनके एक्सेप्शंस हैं? They are definitely more like guidelines or strong statistical tendencies. Exceptions बिल्कुल exist करते हैं. जैसे For example, कुछ cold climate animals जैसे weasels, Bergmann's rule follow नहीं करते. उनका लंबा पतला शरीर उन्हें बर्फ के नीचे शिकार करने में मदद करता है, भले ही उससे हीट लॉस ज्यादा हो. तो फंक्शन कभी-कभी थर्मोरेगुलेशन पर हावी हो जाता है. So yes, they are tendencies, not unbreakable laws. Gauss's rule? Is that why invasive species are such a problem? Because they try to occupy an existing niche. Precisely, that's the perfect application of Gauss's rule. Invasive species आती हैं और native species को उनके ही niche के लिए out-compete करती हैं. क्योंकि उनके नए environment में natural predators नहीं होते? Exactly, उनके पास एक unfair advantage होता है. वो सेम रिसोर्सेज के लिए नेटिव स्पीशीज से बेहतर compete करती हैं और गॉसेस रूल के मुताबिक दो स्पीशीज एक नीश में नहीं रह सकती, एक को जाना पड़ता है. Cope's law says animals get bigger. तो फिर हम छोटे क्यों नहीं हो सकते? Why is bigger always better evolutionarily? It's not always better. इसमें एक ट्रेड ऑफ है. बड़े होने के फायदे हैं प्रेडेटर्स से बचाव, बेहतर हीट रिटेंशन. पर नुकसान? नुकसान भी हैं. बिगर बॉडीज नीड मोर फूड. वो रिप्रोड्यूस करने में भी स्लो होती हैं. अगर एनवायरनमेंट अचानक से बदल जाए और खाना कम हो जाए तो बड़े एनिमल्स सबसे पहले खत्म होते हैं. डायनोसिस के साथ यही हुआ. तो बिगर इज नॉट ऑलवेज बेटर. Dollo's law. Evolution is irreversible. But what if a whale-like ancestor went back to land? Could it re-evolve legs? It might evolve leg-like structures, but they wouldn't be genetically identical to the original legs. क्यों? क्योंकि लेग्स बनाने वाले जेनेरिक पाथवेज लाखों साल पानी में रहने के बाद या तो इनएक्टिव हो गए होंगे या दूसरे फंक्शंस के लिए को-ऑप्ट हो गए होंगे. तो नेचर नए लेग्स बनाने के लिए जो भी अवेलेबल स्ट्रक्चर है जैसे फ्लिपर्स उनको मॉडिफाई करेगा. तो फंक्शन वापस आ सकता है पर एग्जैक्ट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर नहीं. यू कांट रिवाइंड द जेनेटिक टेप. How does Blodger's rule explain light skin in cold climates? Is there an advantage to being pale? Yes, there's a very strong advantage. स्ट्रॉन्ग सनलाइट वाले एरियाज में डार्क स्किन यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. लेकिन कम सनलाइट वाले कोल्ड क्लाइमेट्स में यूवी रेडिएशन बहुत कम होती है. वहां बॉडी को विटामिन डी बनाने के लिए हर पॉसिबल फोटोन को एब्जॉर्ब करना होता है. लाइटर स्किन इस काम में ज्यादा एफिशिएंट है. तो कम धूप वाली जगहों पर विटामिन डी सिंथेसिस का एडवांटेज यूवी प्रोटेक्शन की जरूरत से बड़ा हो जाता है. Got it. अब practice time. Okay. Let's try to remember to say them aloud. Allen's rule is for limbs. Bergmann's rule is for bodies. Practice. और अब a quick mini recap. Let's hear it. In short, ecological rules are nature's predictable cheat codes for adapting to environmental challenges. I like that. Cheat codes. Wow, what a journey. हमने आज evolution की पूरी कहानी समझी. हाँ, माइक्रो से मैक्रो तक. हमारा broad theme था
कैसे एक प्रजाति के भीतर छोटे क्रमिक विकासवादी परिवर्तनों से लेकर प्रजातियों के बड़े विकासवादी परिवर्तनों तक। हाँ, सब कुछ जीन फ्रीक्वेंसीज के खेल से जुड़ा है। लेट्स डू अ क्विक फाइनल रिकैप। ओके, पहला माइक्रो एवोल्यूशन, द स्मॉल कंटिन्यूअस चेंजेस विद इन अ स्पीशीज ड्रिवन बाय म्यूटेशन, सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड ड्रिफ्ट। याद रखना, विजडम टीथ का गायब होना। Second, macroevolution, the big leaps, with a debate between slow, steady gradualism and fast bursts of punctuated equilibrium. Third, Hardy-Weinberg law, the mathematical baseline of a non-evolving population, p square plus 2pq plus q square equals 1, जिसे तोड़ना ही evolution है। Fourth, synthetic theory, the grand unified theory where migration, mutation, drift, inbreeding, and selection all change gene frequencies. Fifth, genetic polymorphism, the amazing hidden genetic diversity maintained by things like heterozygote advantage, sickle cell. And sixth, ecological rules, nature's predictable patterns of adaptation like Allen's and Bergman's rules. अब तुम्हारी बारी. Try to present these ideas yourself. हाँ, try these. 1. Explain the difference between genetic drift and natural selection to a friend using an analogy. 2. Can you name 3 examples of ongoing microevolution in humans? 3. In one sentence, what is the core idea of punctuated equilibrium? 4. Why is the Hardy-Weinberg equilibrium called a null hypothesis? 5. How does the sickle cell trait perfectly illustrate balanced polymorphism? And 6. Pick an animal and explain how Allen's and Bergman's rules might apply to it. And finally, a challenge. Here's a simple challenge for you. Look around at the people or even pets in your life. Can you spot examples of phenotypic variation? Now think deeper. What kind of hidden genetic polymorphism like blood types might they have? Just observing this diversity is the first step to understanding evolution. तो दोस्तों, that was our deep dive for today. अगर तुम्हारा दिमाग भी नए आइडिया से बज़ कर रहा है, then you know what to do. Make sure you're subscribed. Hit that like button और comments में बताओ which ecological rule did you find the most fascinating. हम मिलेंगे अगली बार एक और interesting topic के साथ. Till then, keep questioning. And keep learning.